सबका पेन पॉइंट यही है कि सर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, सर उसकी एनालिसिस कैसे करें। महा रिवीजन कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनामिक्स हम लोग 28 दिसंबर सैटरडे को आप इससे भागोगे तो गेट एग्जाम में जो आपका एक्चुअल एग्जाम हो रहा होगा उसमें परफॉर्म कैसे करोगे। जो शुरू के 3 टेस्ट में 33 नंबर भी नहीं ला पाए थे और आज पीएसयूज में है, ओएनजीसी में है, एनटीपीसी में है, बीएचईएल में है, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसको आप नहीं जानते हो कि वो कौन है, तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे नेगी सोल्जर हो, आप मेरे नेगी सोल्जर हो, तो यार आज से आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए नए साल का कि नाउ टेस्ट सीरीज सबका पेन पॉइंट है। ये अभी सबका पेन पॉइंट यही है कि सर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, सर उसकी एनालिसिस कैसे करें। तो बेटा मैं इस पॉइंट को कवर कर रहा हूं और ये सबके लिए वैलिड है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली चीज यार, टेस्ट सीरीज से दूर नहीं भागना है। अरे टेस्ट सीरीज आपके लिए है, आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है, आपके वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, जो गेट एग्जाम का फियर है उसको दूर करने के लिए है। आप इससे भागोगे तो गेट एग्जाम में जो आपका एक्चुअल एग्जाम हो रहा होगा उसमें परफॉर्म कैसे करोगे। तो आपको टेस्ट सीरीज से दूर नहीं भागना है। इट इज फॉर यू, इट इज फॉर यू। अब मैं बताता हूं इसको यूटिलाइज कैसे करना है। बेटा मैं आपको ईमानदार से बताऊं, जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे तो आपको यह कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। बता प्रॉब्लम कहां आती है, पता है प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, जब आप ये देखने लग जाते हो कि मेरी रैंक कहां पर है, जब आप ये देखने लग जाते हो कि यार इसने तो इतना कम टाइम लगाया, मुझे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। अरे भाई यू डोंट नो दैट पर्सन जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, उसको क्या आप जानते हो? उसको क्या आप जानते हो? क्या पता वो पहले से ही कोई रैंकर हो जो रैंक इंप्रूव करने के लिए लिख रहा हो। क्या पता वो 2-3 साल से गेट एग्जाम लिख रहा हो, उसकी प्रिपरेशन लेवल इस लेवल पे पहुंच गई कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। सो प्लीज डोंट कंपेयर। जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसको आप नहीं जानते हो कि वो कौन है, तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो। यू शुड नॉट कंपेयर। जब आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करेंगे, तब आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले पाएंगे। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, यस मुझे पता है अभी आप लोग के 30 नंबर आ रहे होंगे, 40 नंबर आ रहे होंगे, 45 नंबर आ रहे होंगे, 50 नंबर आ रहे होंगे। मैं जानता हूं जिस टॉपर के साथ आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, हो सकता है उसके 70, 80, 90 मार्क्स आ रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा डिफरेंस है, मैं तो अभी कंपटीशन में बहुत पीछे हूं। नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट सो मच बिहाइंड। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। बेटा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रैंकर्स ऐसे देखे हैं जो शुरू के 3 टेस्ट में 33 नंबर भी नहीं ला पाए थे और आज पीएसयूज में है, ओएनजीसी में है, एनटीपीसी में है, बीएचईएल में है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको खुद को इंप्रूव करना है, अपने जो वीकनेस पॉइंट हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, और सबसे बड़ी बात जो आपको एग्जाम लिखने का डर होता है उसको दूर करना है। अच्छा एक और चीज, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। जितने भी टेस्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, आपको पता है कि आपका पेपर मॉर्निंग स्लॉट में है, फोरनून वाले स्लॉट में है, तो यार जितने भी टेस्ट लिखो 9:30 से 12:30 वाले में लिखो। चाहे आप कोई भी टेस्ट लिख रहे हो इसी स्लॉट में आप लिखो। 3 घंटे का है तो सही बात है, 1 घंटे का तो 9:30 से 10:30 लिख लो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो स्लॉट है इसमें आपका माइंड मोस्ट एक्टिव रहना चाहिए, आपका ब्रेन मोस्ट एफिशिएंट रहना चाहिए। तो यार ये ना आप अभी से ही अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। इससे टाइम पीरियड में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना स्टार्ट कर दो। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे नेगी सोल्जर हो, आप मेरे नेगी सोल्जर हो, तो यार आज से आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए नए साल का कि मैं 12 बजे तक सो जाऊंगा, नहीं तो एग्जाम में सो जाओगे, नहीं तो एग्जाम में सो जाओगे। जितने लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार अभी मैं रात भर पढ़ लेता हूं और एग्जाम में मचा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में सो जाओगे, सुबह मॉर्निंग 9:30 बजे आपका एग्जाम है, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा उतना एफिशिएंटली, सो जाओगे। तो अभी से ही अपने आप को प्रॉमिस करो कि 12 बजे मैं सो जाऊंगा। डेली का रूटीन बना लो, 12 से 7, 12 से 8, 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सके तो थोड़ा और जल्दी सो जाओ, 11:30, 11 बजे तक सो जाओ। तो सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका मॉर्निंग में पेपर है, जिनका आफ्टरनून में है, थोड़ा लेट भी सोएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा एक और चीज,
जब भी आप टेस्ट लिखो राइट विद फुल फोकस। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, इतने में कॉल आ गया, टेस्ट को पॉज किया, कॉल पे बात करने चले गए, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, पता चला बगल में टीवी चल रहा है, पता चला कोई नोटिफिकेशन आ गया, पता चला आईपीएल चल रहा है, पता चला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, उसका स्कोर देख लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है। अपने आप को कमरे में बंद करो, अपने आप को कमरे में बंद करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फुल फोकस के साथ अपना टेस्ट लिखो। पता है क्यों? नहीं तो आप हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज देते रहोगे। आपके 100 में से 40 नंबर आएंगे, आप बोलोगे अच्छा 100 में से 40 पता है क्यों आए, वो अच्छा वो मैं बीच में थोड़ा सा बाहर चला गया था 10-15 मिनट, नहीं तो मैं मचा देता 100 में से 80 ले आता। आप हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज देते रहोगे। जो रियल कंडीशन है एग्जामिनेशन की, उसमें अपने आप को ढालकर एग्जाम लिखो, अपना टेस्ट लिखो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, पता है क्या होता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है बेटा, बहुत ब्रिलियंट बच्चे, कॉलेज के टॉपर, कॉलेज के टॉपर, बहुत 90%, 95%, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, इतने स्मार्ट बच्चे, लेकिन गेट एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पता है क्यों? नहीं लिखे मॉक टेस्ट, उनको लगा सीधा जाके गेट एग्जाम में मचा देंगे, और वहां नर्वसनेस हो गई क्योंकि टेस्ट सीरीज तो लगा ही नहीं थी ढंग से। तो यार ये गलती आपको नहीं करनी है बेटा। टेस्ट सीरीज जब आप लगा रहे होंगे तो आपको ना गेट एग्जाम की फीलिंग आ रही होगी, जो वहां का प्रेशर होने वाला है उसको हैंडल करने की आपको काबिलियत आ रही होगी। हो सके तो यार स्क्रिबल पैड यूज करो। अब आप बोलोगे कि सर हमको स्क्रिबल पैड कहां से मिलेगा? अरे कुछ नहीं यार, खुद से बना लो ना। स्क्रिबल पैड में क्या है, A4 साइज का पेपर लो, उसको फोल्ड कर दो, बन गया आपका स्क्रिबल पैड, बीच में से फाड़ दो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे लंबी चौड़ी नोटबुक में, है ना, लंबी चौड़ी स्पाइरल नोटबुक ले रखी होगी, उसमें आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, एकदम बड़ा 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 लिख रहे हैं, है ना, बड़ा 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 लिख रहे हैं, बढ़िया कैलकुलेशन चल रही है, एक पेज में एक कैलकुलेशन चल रही है, अगले पेज पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बेटा एग्जाम में आपके पास इतना स्पेस नहीं होने वाला है, यू विल बी हैविंग द लिमिटेड स्पेस टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आपको प्रैक्टिस है नहीं। तो यार एक काम करो, स्क्रिबल पैड खुद से बना लो, है ना, 8 A4 साइज के पेपर लो, उनको बीच में से फाड़ दो, स्टेपल कर दो, आपका स्क्रिबल पैड बन गया। उससे क्या होगा, आपको आदत हो जाएगी किस तरीके से आपको एग्जाम में स्पेस मैनेजमेंट करना है, हाउ टू मैनेज द स्पेस इन एग्जामिनेशन। नाउ एक और चीज जो आपको टेस्ट सीरीज में भी करनी है और गेट के एग्जाम में भी करना है, डोंट टेक एनी क्वेश्चन टू द हार्ट। किसी भी क्वेश्चन को दिल से लगाकर नहीं बैठोगे, नहीं। अरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 नंबर का है ना वो क्वेश्चन। और सर मैं सर 10th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स, सर मेरा एप्टीट्यूड इतना बढ़िया है, ये सर रेशो प्रोपोर्शन का एप्टीट्यूड आया है, सर ये कैसे नहीं बनेगा, सर ये टाइम डिस्टेंस का एप्टीट्यूड आया, सर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया, सर ये मेरे से कैसे नहीं बनेगा, सर ये प्रोबेबिलिटी का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया, सर ये मेरा थर्मो इतना अच्छा है, सर आज तक मेरे थर्मो में कहीं कोई मार्क्स नहीं कटे, सर ये चंपू सा क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बनेगा। उसी पे लगा दिया आपने 20 मिनट। मान लो 20 मिनट के बाद आपने सॉल्व कर भी लिया, तो मिलेंगे तो 2 ही नंबर, अगर 2 नंबर का होगा तो, या 20 नंबर मिल जाएंगे। तो डोंट टेक एनी क्वेश्चन टू द हार्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ईगो पर मत लो, छोड़ो और आगे बढ़ो। नाउ कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूं रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। बेटा आपकी टेस्ट सीरीज में 3 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, MCQ, MSQ, NAT। अब यस, MCQ कहीं ना कहीं जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको आइडिया होगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी भी सॉल्व करोगे, तो अगर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है तो मतलब आपने सही करा है। MSQ में भी कहीं ना कहीं वो चारों में से जो भी ऑप्शन सही है वो आपको दिख रहे होंगे, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो MCQ एंड MSQ को आप थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन NAT में तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो आपको पता ही नहीं है कि क्या आंसर होने वाला है। तो NAT को आप थोड़ा सा टाइम देकर सॉल्व करो, MCQ, MSQ को आप थोड़ा सा फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो भी सही चीजें हैं वो आपको सामने दिख रही हैं। बट NAT में हमको कुछ आइडिया ही नहीं है व्हाट कैन बी द आंसर, तो वहां पर आप थोड़ा सा टाइम लेकर सॉल्व करना, ताकि आपकी गलतियां कम हो NAT में। याद रखो, एक्यूरेसी इज द की, एक्यूरेसी इज द की।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्यूरेसी इज द की। मैं बोलता हूं ना बेटा, आपने 90 मार्क्स का सिलेबस कवर कर लिया है, 90 में से आप 70 ले आओ ना, 90 में से 75 ले आओ ना, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। वट एवर यू वॉन्ट यू विल बी गेटिंग। 70 मार्क्स पर, 75 मार्क्स पर, जिस तरीके से एग्जामिनेशन आ रहा है, आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं। अच्छा सर, फिर हम स्पीड का क्या करें? देखो यार, मैं एक चीज जानता हूं कि गेट जैसे एग्जाम में हमेशा एक्यूरेसी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 65 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें से आप 55-60 ही अटेम्प्ट कर पाओगे। अब मान लो आप 55-60 ही अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहने वाला है, तो आप स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पर फोकस करो। अब अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूं, तो लास्ट के 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप स्पीड को प्रायोरिटी दे सकते हो, वहां पर आप थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो। हालांकि एक्यूरेसी आपको वहां पर भी मेंटेन करनी है, बट यू कैन गो लिटिल फास्टर। बट स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा तो आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना ही करना है। कीप काम एंड कीप इंप्रूविंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपके टेस्ट सीरीज में 70 नंबर आ रहे हो, 80 नंबर आ रहे हो, उछलना नहीं है, उछलना नहीं है। 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, अपने तक रखो, नहीं उछलना, क्योंकि यहां के 70-80 नंबर आपके गेट के स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं। जो आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे वही रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है, डोंट बी ओवर एक्साइटेड, डोंट बी ओवर एक्साइटेड, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका परफॉर्मेंस गेट एग्जाम में होने वाला है वो मैटर करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में 70 नंबर ला रहे थे, 75 ला रहे थे, और मेन एग्जाम में गए 40-45 पर ही सिमट कर रह गए। अच्छा, अगर बाई चांस आपके कम नंबर आ रहे हैं तो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, यू हैव लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट करनी है, आपको अपने स्कोर पर फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन द सेम थिंग। मान लो यहां पे आपके 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं, तो आपके स्कोर कार्ड पर क्या मार्क्स रहेंगे वो उस दिन का एग्जाम डिसाइड कर रहा होगा। हो सकता है वहां पे आपके 70-80 मार्क्स आ जाए। तो कीप काम। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, डोंट बी ओवर एक्साइटेड। कम नंबर आ रहे हैं, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। बस अपने आप को इंप्रूव करते जाना। नाउ एक और चीज, फाइनलाइज योर गेट 2025 एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इन टेस्ट सीरीज इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है भाई? आपको पता होना चाहिए ना कि मैं गेट 2025 जो मेरा फाइनल एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाला हूं। हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट गेट 2025 फाइनल एग्जाम। कुछ तो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लाइन से चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चंस उनसे बनते गए, बनाते गए, बाकी छोड़ते गए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम 1 मार्क्स के पहले करेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम टेक्निकल पहले करेंगे, फिर नॉन टेक्निकल करेंगे, मैथ्स एप्टीट्यूड करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स एप्टीट्यूड हम पहले करेंगे, उसके बाद टेक्निकल करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे कि मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मेरी 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 में जो मेरी गेट 2020 मतलब गेट की एग्जाम की अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी थी वो बहुत बेहतरीन थी। मैंने क्या किया था, जब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, है ना, गेट एग्जाम की स्क्रीन पर देखेंगे, तो यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पे क्वेश्चन पेपर का टैब होगा। टॉप राइट कॉर्नर पर क्वेश्चन पेपर का टैब होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन पेपर के टैब पर क्लिक करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया था, जो जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैंने उनके नंबरिंग, उनके नंबर्स नोट डाउन कर लिए थे, और पहले मैंने उन्हीं को सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इजी वाले क्वेश्चंस कर लिए तो मॉडरेट तो अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो यार कुल मिला के देखो, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है। तो फॉर डिफरेंट पीपल इट कैन बी डिफरेंट, बट मैं जो आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आप इसको फाइनलाइज कर लेना कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ना। आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज सूट कर रही है, कहां पर आपका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव्ड नजर आ रहा है, वो आपको फाइनल करनी पड़ेगी खुद से। नाउ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ मेनी फुल लेंथ टेस्ट आर सफिशिएंट। सर कितने एफएलटीज लगा लें कि गेट 2025 के लिए हमारा एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, हमारी एक अच्छी रैंक आ जाएगी? मेरे से पूछोगे तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हो, प्रोवाइडेड एनालिसिस के साथ। अगर आप बिना एनालिसिस किए
50 एफएलटीज लगा रहे हो, 100 एफएलटीज लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग। और अगर आप एनालिसिस के साथ 15 एफएलटीज भी लगा लेते हो, 10 एफएलटीज भी लगा लेते हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के जो नट सेल में चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यार फुल लेंथ टेस्ट आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है आपने अभी तक लगाए हैं नहीं लगाए हैं, आपके पास कितना टाइम बचा है उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर आप 10 एफएलटीज भी लगाकर जा रहे हो विद प्रॉपर एनालिसिस दैट इज सफिशिएंट, 15 कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको एनालिसिस जरूर 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 करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैं 10-15 एफएलटीज बोल रहा हूं तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर एक काम करेंगे, सर 15 जनवरी से बैठेंगे, सर 15 जनवरी तक मैं अपना सिलेबस खींच लेता हूं, रिवीजन कर लेता हूं, सर 16 से मैं बैठूंगा और रोज एक एक एफएलटी लगाता जाऊंगा। बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप रोज एक एक एफएलटी लगाओगे तो एनालिसिस कब करोगे, अपने आप को इंप्रूव कब करोगे? तो मेरी सलाह यह होगी कि हर वीक में आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 या 4 मैक्सिमम 3 एफएलटीज लगाते जाओ। 2 से 3 एफएलटीज आप लगाओ एक हफ्ते में। अब एक हफ्ते में वो 2 से 3 एफएलटीज आपको कब लिखने हैं ये आपका डिसीजन है। कोई ऐसा कर सकता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिवीजन किया और थर्सडे को एक एफएलटी लगाया, फिर संडे को दूसरा एफएलटी लगा लिया, है ना, फ्राइडे सैटरडे फिर से रिवीजन कर लिया। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, बट कम से कम 2 एफएलटी लगाओ। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो 3 एफएलटी एक हफ्ते में आप लगाओ और गैप देकर लगाओ ताकि आप अच्छे से एनालिसिस भी कर पाओ। नाउ एनालिसिस का पार्ट। सर एनालिसिस कैसे करनी है? आप बोल रहे हो कि एफएलटीज करने हैं, तो सर एनालिसिस कैसे किया जाए? सर एफएलटीज करने हैं एनालिसिस के साथ, सर एनालिसिस कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज आपको एनालिसिस को टाइम देना है। अगर आपने 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट लिखा है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा आपको एनालिसिस को देने हैं, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनालिसिस 10 मिनट में खत्म हो गई। ठीक है, पहली चीज आपको एनालिसिस को टाइम देना है। दूसरी चीज, एनालिसिस के दौरान जो भी मिस्टेक्स आपको पकड़ में आ रही है उनके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है। एक स्पाइरल नोटबुक ले लो, उसमें जो जो मिस्टेक्स आपको समझ में आई वो आप नोट डाउन करते जाओ। अब सर एनालिसिस करें कैसे? आपने ये तो बोल दिया, सब बोलते हैं सर टाइम देना है, सब बोलते हैं कि नोटबुक बनाओ, मिस्टेक्स की नोटबुक बनाओ, बट सर कैसे करें एनालिसिस? मैं आपको वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। जब आपने कोई भी मॉक टेस्ट लिखा या कोई भी टेस्ट लिखा तो 3 चीजें हो रही होंगी। पहली चीज कि जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो गए होंगे। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें से कुछ गलत हो गए होंगे। तीसरी चीज, जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। यही तीन केस बन सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सही हो गया, दूसरा आपने सॉल्व किया, गलत हो गया, तीसरा आप सॉल्व ही नहीं कर पाए, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको समझ में ही नहीं आया कि इसमें करना क्या था। तो यार देखो, जो क्वेश्चंस आपके सही हो गए हैं उन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। डजंट मैटर, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए छोड़ दो, उनके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हुए, पहले आपको उन पर फोकस करना है। जो आपने सॉल्व किए लेकिन गलत हुए उन पर आपको फोकस करना है। अब यहां पर फोकस कैसे करना है? आपको यह ऑब्जर्व करना है कि गलती कहां हुई। क्या जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था वहां पर कुछ रीडिंग एरर हो गई? उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मैंने इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ये सोचा कि उसने पूछा है कौन सा करेक्ट है, मैंने उसके हिसाब से आंसर कर दिया। हो सकता है उसने सेंटीमीटर में आंसर पूछा था, आपने मीटर में आंसर निकाला, वही आंसर रख दिया। हो सकता है उसने नियरेस्ट इंटीजर में पूछा था, आपने उसका ध्यान नहीं दिया, आपने डेसिमल में आंसर कर दिया। तो ये सब जो रीडिंग एरर है वो अगर आप कर रहे हो तो उसको फटाफट से लिख लेना है कि मेरे से ये गलती हुई थी। अच्छा, दूसरा, आपने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बढ़िया से पढ़ लिया, आपने फार्मूला भी लगा लिया, लेकिन आपसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो बेटा अगर ये वाली मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो डोंट वरी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे आप वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करते जाओगे, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी दूर होती जाएगी। अच्छा, तीसरी, ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, आपने अटेम्प्ट किया, आपसे गलती हुई, रीडिंग एरर वाली गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक वाली गलती हुई, फार्मूला मिस्टेक वाली गलती हुई, सब सिली मिस्टेक्स हैं। फार्मूला मिस्टेक क्या हो सकता है? अब फार्मूला मान लो FL V² by 2ZD लिखना था, आपको फ्रिक्शनल हेड लॉस, आपने
FLB बाय 2ZD लिख दिया, स्क्वायर लगाना भूल गए, तो यार आपको क्या करना है, फटाफट से उस फार्मूले का रिवीजन कर लेना है ना। तो इस तरीके की जो भी मिस्टेक्स हैं आप फटाफट से नोट डाउन करते जाएंगे, कहां पर, जो भी आपकी मिस्टेक नोटबुक है उसमें। अच्छा, और क्या हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या हो सकती है, भाई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको लगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कोई और लग रहा था, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कोई और लग रहा था, तो आपको उसको भी नोट डाउन करना है कि मैंने ये गलती करी, ये कॉन्सेप्ट लगना था बट मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया जो कि गलत था, तो ये भी आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो यार ये सारी चीजें वो चीजें हो गई कि जो आपकी सिली मिस्टेक में आती हैं, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस पर। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, आपने मॉक टेस्ट लिखा, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपसे बन गया, छोड़ दो। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपसे नहीं बना, सब आपको नोट डाउन करना है। गलत बना, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो गलत हो गया, उसे नोट डाउन करना है। मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करना है, रीडिंग एरर हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, फार्मूला मिस्टेक हुआ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, वो सब आपको नोट डाउन करना है। अब आ जाओ तीसरी वैरायटी पे कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको हवा ही नहीं लगी, इसमें करना क्या था। तो वो कब हो सकता है, जब आपको पहली चीज की कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा है कि भाई मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो था बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको रिवीजन कर लेना है, उस कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन कर लो, थॉरो रिवीजन कर लो कि भाई मैं क्यों नहीं इसको रिकॉल कर पाया, वो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज हो सकती है, मतलब ये थोड़ा सा रेयर केस ही है, अगर आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो ये वाला केस थोड़ा सा रेयर होता है। यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है किसी रिलायबल ट्रस्टेबल सोर्स से। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, अब आपको ये समझ में आ रहा है किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, बात समझ में आ रही है।